अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन आज एक अहम उन्वान पे एक अहम टॉपिक पे हम बात करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुए हैं। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमले किए गए हैं और जंग का ऐलान किया गया है, जिसकी ज़द में कई मुल्क आए हैं। लेकिन माना जा रहा है और ख़बरें ये छन कर आ रही है कि दुबई में इसका काफ़ी असर देखा गया है और काफ़ी नुकसान दुबई को हुआ है। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ है अनीस मुक्तदी साहब। अनीस मुक्तदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अहम सवाल ये है कि ये जो जंग चल रही है इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, तो इसमें दुबई को काफ़ी नुकसान होने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। जी। इसमें जो है वाक़ई भी दुबई का एक बड़ा नुकसान बोल सकते हैं। नुकसान जो है माली एतबार से नहीं, मगर माली एतबार से तो है, मगर साथ साथ में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पे मार पड़ा। और दुबई के पीछे रशीद अल मखदूम साहब की जो है कड़ी मेहनत थी दुबई डेवलप करने के लिए। 25 साल से कुछ भी नहीं था। जैसा औरों के पास पेट्रोल डीजल है, दुबई के पास उतना ज़ख़ीरा नहीं है। बावजूद उसके एक प्लान के साथ 20-25 साल की कड़ी मेहनत से पिछले 8-10 साल से दुबई जो है एक पूरी दुनिया के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया। हर आदमी दुबई को पसंद करने लगा। और ख़ुद कारोबारी एतबार से जो आदमी, मिसाल के वास्ते समझाता हूँ मैं, इंडिया में जो आदमी अगर कारोबार करके अगर 1 करोड़ कमा सकता, वो अक्ल रखने वाला अगर दुबई में कारोबार करा तो देखते देखते एक 5 साल में वो 100 करोड़ का मालिक होता। और ऐसे कई मिसालें हैं। ऐसे कई इंडिया में जो मीडियम फैमिली के बच्चे, मीडियम फैमिली के दुबई जाके बहुत आगे बढ़े। अब रही बात, आपको दुबई के बारे में और भी ये कर दूँ, पूरी दुनिया में दुबई एक ही शहर है जहाँ से पूरी दुनिया के लिए एयरलाइंस चलते हैं। डेली 2800 फ़्लाइट जाते हैं वहाँ से। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ से दुबई का फ़्लाइट नहीं जाता, और ये कोई और ममालिक को पॉसिबल नहीं है। तो और फिर दूसरी बात क्या, वहाँ शेख की वजह से क्या हो गया, दुबई एक मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, और ऐसा समझिए आप बहुत सिक्योर्ड, और फिर बिज़नेस आराम से कर ले सकते। कोई आपको धोखा, कोई आपके साथ ये नहीं होगा। आप जितना भी कमाते कमा लो, कुछ बनना नहीं रहता। एक मरतबा लाइसेंस फ़ीस हो गई, उसके बाद आप हर साल रिन्यू कर लो, या और भी कुछ सिस्टम्स है। मगर आप जैसे मिसाल के वास्ते हमारे पास कोई आदमी सिंगल पर्सन अगर 1 करोड़ एक साल में कमा रहा, तो उसको करीब 50 या 60 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ता। वहाँ पे ऐसा 1 रुपया भी बनना नहीं रहता। और फिर मार्केट इतनी आसान, अक्सर लोग नौकरियों को जाते उनको तो नहीं समझ में आता, मगर इतनी आसान यहाँ के जितने भी, खैर बड़े बड़े कारोबारी तो यहाँ इस्टाब्लिश हो गए, जा नहीं सकते, मगर मामूला मामूली बच्चे जो कारोबारी है ना, इतना तरक्की करे, देखते देखते मिसाल के वास्ते इंडिया से जैसे बच्चे, ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मीडियम फैमिली के थे, आज एक 50-100 तो भी मिलेंगे जो आज 10,000 करोड़ से भी बढ़ के मिल्कियत रखते हैं। तो ऐसे कई लोग दुबई में हैं। और दुबई के अंदर करीब आपको 3 लाख रजिस्टर्ड कंपनी से जो फॉरेनर्स के हैं। अब उसमें सालाना 5-6 लाख कमाने वाले भी हैं। इसमें थोड़े ऐसे भी होंगे, एक 5,000 10,000 जो करोड़ों में कमाने वाले होंगे। तो एक इंटरनेशनल हब था दुबई। मतलब ऐसा समझिए, मिसाल के वास्ते किसी अफ्रीकन कंट्री को अशोक लीलैंड लारी की या बस की ज़रूरत है, वो तो डायरेक्ट इंडिया कांटेक्ट करेगा, ले लेगा। मगर दुबई एक ऐसा मुकाम है, जो भी चीज़ छोटी क्वांटिटी में होना है तो भी मिल जाती, जो भी चीज़ दुनिया के कोसे भी कोने में मिलना है और कम क्वांटिटी में मिलना है तो दुबई कांटेक्ट कर ले तो वो वहाँ पे मिल जाती। ऐसे कई मिसालें हैं। मिसाल के वास्ते समझिए, आपको एक छोटी मिसाल दे देता हूँ। अब जैसा यूरोप चले गए, कहीं भी जाओ, अब छोटी मिसाल के वास्ते बोलो, टमाटर आपको 250, 300, 400 भी रहता। अफ्रीकन कंट्रीज़ में वही टमाटर आपको 30 रुपये, 50 रुपये, हमारा इंडिया का रेट थोड़ा बढ़ के रहता। एक ही कंसाइनमेंट इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आता, जो दुबई का जो एक्सपोर्टर है बैठ के डिवाइड करके भिजाता। और उसके लिए आसान काम भी है। वहाँ पे सुबह हो गए, आपको आराम से मिल जाता। अब यहाँ का कोई एक्सपोर्टर है, ये महीने में एक कंटेनर भेजा तो फिर 1.5 महीने के बाद भेजता नहीं मालूम, 2 महीने के बाद भेजता नहीं मालूम। आज दुबई जो है
पर्टिकुलरली अफ्रीकन कंट्रीज़ के वास्ते एक मेडिकल हब बना। मतलब आपको दुनिया की सस्ती दवा कहीं भी है वो दुबई आ जाती, दुबई से सस्ते कंट्रीज जो चाहते वो जाते। आज सारा मेडिकल इक्विपमेंट में ये सारे केमिकल्स, आपको जो जो भी प्रोडक्ट्स होना है वो दुबई से एक्सपोर्ट होते हैं। अब इसके लिए मेजर वहाँ के शेखा तो है 6, साथ में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान इसमें मेजरली इन्वॉल्व है। अब चाइना भी है, मगर चाइना का हमेशा क्या रहता, एक बड़ा रोल रहता। मगर अगर दुबई की फिलौखत जितनी भी मार्केट है, एक्सपोर्ट समझो आप, वहाँ के लोकल बिजनेस की मार्केट समझो, गोल्ड एंड ज्वेलरी, टूरिज़्म, ये सब में इंडिया का हिस्सा 17 से 25% है। पाकिस्तान का 8 से जो है 10% के अंदर है, बांग्लादेशियों का 8 से 10% है। तो एक मेजर इकानमी, मेजर दुबई क्या हो गया, दुनिया भर के लोगों के लिए, नॉट ओनली वहाँ के बाशिंदे बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आसान जीने का ज़रिया बना था। आराम से जी सकते, सिक्योर्ड लाइफ मिल सकती। और फिर प्रॉपर्टी के एतबार से ये करे तो बॉम्बे अगर दिल्ली को कंपेयर कर लिए तो दुबई की प्रॉपर्टी अभी भी 20% कम है, जबकि दुबई में रहना आदमी स्टेटस सिंबल समझता। और आप लंदन से अगर कंपेयर कर लिए बिलो देन हाफ है। न्यूयॉर्क से कंपेयर कर लिए तो 30% में आपको दुबई में प्रॉपर्टी मिलती। फिर इतनी सिक्योरिटी, इतना नीटनेस, इतनी ईमानदारी, इतना स्टेटस और पूरी दुनिया का असेसमेंट फिर दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलता। और पिछले 8-10 साल से, इससे पहले तो करोड़पतियों का काम था दुबई का ख्वाब, पिछले 4-5 साल से होगा कि मीडियम फैमिली वाला भी जाके गोल्डन वीज़ा के नाम से आराम से 3-4 करोड़ लगा लो, एक फ्लैट ले लो, गोल्डन वीज़ा हासिल कर लो, दुबई में कुछ भी कारोबार आराम से कर लो। तो ये दुबई था। अब रही बात कंटिन्यूस पिछले 6-7 साल से दुबई की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी से फास्ट ग्रोइंग जीडीपी दुबई की थी। अब हम 8-9% जीडीपी पे हम है तो दुबई सालाना 15 से 17%, कभी कभी 20% भी क्रॉस करी दुबई की जीडीपी। तो अब लॉस के एतबार से अगर फिजिकल देखें, कुछ एयरपोर्ट्स का ये लॉस है, मगर इकानमी के एतबार से सबसे पहली बात दुबई ये होने के लिए क्या था कि लोगों के अंदर एक भरोसा बन के था। दुबई में जो है सिक्योरिटी रहती, श्योरिटीज रहते, कोई धोखा नहीं रहता, ये कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता लोगों के अंदर। मतलब धोखा कल भी नहीं रहेगा, मगर वहाँ को भी वार जोन में ला लिए तो कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा। अब इसका बोलते हैं कि पिछले खामोश छुपा हुआ एक प्लान है। तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज़ कास्टली है, आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। खुद इंग्लैंड, लंदन वाले अपने घरों को किराए दे के जाके मलेशिया में या इंडोनेशिया में खाली ये किराया यहाँ से लेके वहाँ किराया बन लेके लग्जरी लाइफ गुजार सकते। वियतनाम में एक कॉमन बात है, ऐसे कई इंग्लैंड वाले जो है अपना पेंशन लाइफ बोल के वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया में गुजार लेते। यहाँ पे उसको आता महाना इंडियन करेंसी में देख ले 2-2.5 लाख का किराया आता, वहाँ जाके इंडियन करेंसी में 30-40-50 हज़ार को अच्छा विला ले लेता, बकिया पैसे खर्च कर लेके आराम से भी जमा भी कर लेता। ये लाइफ यूरोपियन कई कंट्रीज़ की है। तो ये थोड़े लोगों को अंदर से हजम नहीं हो रहा था। तो एक नेक्स्ट हब बेल्जियम को बनाना चाह रहे हैं, उसके वास्ते ये एक प्लान के साथ। अब आपको और एक बात भी खुली कर दूं, 8-7 महीने पहले जब जंग हुई तो उस वक़्त टारगेट था गाज़ा पट्टी को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देना। 98% बिल्डिंग्स बिल्कुल ग्राउंड लेवल हो गए, कुछ भी नहीं था। जब अब फिर सेकंड टाइम बैठे बैठे जो है खुमैनी साहब के ऊपर बॉम्बिंग करके एकदम जो जंग शुरू हुई, अब की दफ़ा आपको भी लग रहा असल ये क्या हो रहा, मतलब इजराइल किधर गया। ईरान तो एक मिसाइल उधर डाल रहा, तो एक मिसाइल अमेरिकन एयरबेस के नाम से इधर डाल रहा। मगर असल राज क्या था इसका कि दुबई ने पूरे गल्फ को डिस्टर्ब करके जो है ज़रा इनको पीछे इकानमी में पीछे ढकलना, अगेन फिर ये लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंड होना। अब एक ज़माने से जो है ये लोग पूरी ट्रेडिंग अमेरिका से करते जितने, और इनकी मॉनेटरी लिंक्स है, मतलब इनके रियाल का दाम उससे लिंक है जो हमेशा एक ही लेवल पर रहेगा सारे गल्फ कंट्रीज़ का। पिछले 25 साल से उसका बेनिफिट भी अमेरिका खाते रहता। तो अब अगर ये लोग खुद मुख्तार हो गए आगे चल के, तो अब के हिडन टारगेट, छुपी हुई बात ये थी, है तो दोस्त का रूप, मगर असल छुपी हुई बात दुबई को बर्बाद करके बेल्जियम को फिर एक हब बनाना, और साथ साथ में इनको इकानॉमिकली पीछे ढकल के अगेन फिर से इनको डिपेंडेंट करना। ये बड़ी साजिश थी। नाम फिर वही इजराइल और वही ईरान। और फिर आप अब आजकल ये भी सुन रहे हैं कि जंग ख़त्म होने वाली है, और शुरू वक्त ये भी सुने कि ये जो है 3rd वर्ल्ड वार बनेगा, ये भी सुने। मगर ना 3rd वर्ल्ड वार सही था, ना तो ये सही था।
अब ज़रूर जंग ख़त्म होंगी, कई को ख़त्म होंगी ये भी बोल देता हूँ मैं आपको। इनका उस वक़्त गाज़ा पट्टी को बुरा गारत कर देना था, वो हो गया। अब पूरे अरबों को, ईरान को तो बर्बाद करना था, वो कुछ हद तक कर सके। खैर लीबिया जैसा और इराक जैसा तो नहीं बर्बाद कर सके, मगर कुछ हद तक बर्बाद कर दिए। और ये सारे गल्फ़ को ये करना था। अब की हिडन मकसद ये था। अब इसके नाम पे कोई दोस्त बन गया, कोई दुश्मन बन गया, और बिला वजह खाए ना पिए गिलास फोड़े बोले सा, बिला वजह दुबई को कोई, यूएई को कोई मतलब नहीं, ओमान को कोई मतलब नहीं, बहरीन को कोई मतलब नहीं, सऊदी को कोई मतलब नहीं, जॉर्डन को कोई मतलब नहीं। अगर इनको मतलब है तो फ़लस्तीन की बहबूदी इनको मतलब है। मगर हो रहा क्या, इनका एयरबेस रहने से अमेरिका इनसे ईरान को लड़ना पड़ रहा, बदले में उनको इससे लड़ना पड़ रहा। आखिरी में क्या होगा, हमारे एयरबेस को हटाओ ये लोग बोलेंगे, बाद में अमेरिका बोलेंगे हमारा दोस्त बोला, इस वास्ते हम जंग रोक दिए। मगर असल छुपा हुआ राज ये था कि यहाँ के एक बड़े एम्प्लॉयमेंट को, यहाँ के बड़ी इकानमी को, दुनिया भर का जो हब बना था दुबई के अंदर, डेली 50,000 कमरे बुक होते हैं होटल्स के अंदर। फिर अपार्टमेंट के, सर्विस अपार्टमेंट से अलग है, डेली 50,000 बुकिंग होती है। आप अंदाज़ा करिए क्या ट्रैफिक होंगी, कितना उन लोगों का टूरिस्ट, कितना बड़ा हुआ टूरिस्ट होगा। तो ये सब चीज़ों को ये करके बर्बाद कर देना था, जो उनका मकसद हो गया। शायद मैं समझता हूँ 2-4 दिन में जंग भी ख़त्म हो जाएंगी। अब इससे मेजर लॉस दुबई का तो होगा ही होगा, साथ में इंडियंस का एक बड़ा लॉस है। जो तो फिर बांग्लादेशियों का बड़ा लॉस है, और पाकिस्तानियों का बड़ा लॉस है, चाइना का भी थोड़ा बहुत लॉस है। मगर क्योंकि करीब इंडिया के खुद 17,000 रजिस्टर्ड कंपनीज है, छोटे बड़े, जो 1 लाख कमा रहा, कोई 10-10 हज़ार कमा रहा, ऐसे 1 लाख कंपनीज वहाँ पे है। तो मकसद इनका जो था वो पूरा हो गया, शायद रुक भी जाएंगी, और एक बहुत बड़ा इकानमी का दुबई को वाक़ई लॉस हुआ जी। और अब देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के जो वहाँ पे इन्वेस्ट करे हुए हैं, हिंदुस्तान के कई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो उनकी माशियत भी तबाह हुई है। अब उनको रिकवर करेंगे कैसे ये लोग, यहाँ के इंडियंस जो है दुबई में जो बड़े पैमाने पे अपना पैसा लगाए हुए हैं मार्केट में? इंडियन गवर्नमेंट क्यों रिकवर करेगी? इंडियन गवर्नमेंट नहीं, इंडियंस जो है, जो दुबई में अपना पैसा लगाए हुए हैं कारोबार में, बिजनेस में, उनको भी कई मौक़ों पे लॉस हुआ है, तो वो कैसा रिकवर करेंगे अपना, और कितना लॉस आप समझते हैं? बात इंडिया के करीब वैसे तो एक अंदाजे के मुताबिक यूएई के अंदर 35 से 40 लाख इंडियंस रहते, जिसमें करीब 90-95% लोग तो एम्प्लॉयमेंट सिलसिले में रहते, जिसके नौकरियों पे मार ज़रूर पड़ेगा, वो अलग। अब कारोबारी एतबार से देख लिए तो दुबई के अंदर 30,000 से ऊपर के मिलीनियर्स है। तो मैं वहाँ के लोकल शेखों को छोड़ के एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग फॉरेनर्स हैं, इसमें 30,000 लोग हैं जो मिलीनियर्स हैं, और करीब 3,000 बिलीनियर्स रहते हैं दुबई में। इसमें अब ये मिलीनियर्स के अंदर अगर इंडिया का हिसाब देख लिए, 8 से 10,000 बिलीनियर्स इंडिया के हैं, और 12 या 15 बिलीनियर्स इंडिया से है। सेम वे पाकिस्तान से है, सेम वे बांग्लादेश से है, एक रेशो है इसमें। तो अब यहाँ पे मेजर अगर आप बात कर लिए, और फिर से आपको एक बात दोहरा देता हूँ, कई लोग ये समझ के, यहाँ के बड़े बड़े कारोबारी लोग कारोबार में जकड़ने की वजह से दुबई नहीं गए, मगर इनके सामने इनके बच्चे या इनके पास काम करने वाले दुबई गए। अगर इन 100 करोड़ पे है तो 1,000 करोड़ पे आ गया, और इससे आराम से धंधा कर लिया। और कई लोग आपको अगर 100 स्टोरीज तो भी मिल जाते जो बिल्कुल मीडियम फैमिली, बिलो मीडियम फैमिलीज, बिल्कुल बिलो मीडियम फैमिलीज, वो आज जाके 10,000 करोड़ के भी मालिक है दुबई के अंदर। मसलन बता दूं मैं मेजर आपको, अब जैसा हम लुलु मार्क सुनते, खैर यूसुफ अली साहब अच्छे बिजनेसमैन थे, उनकी बात छोड़ दो। अगर आप कंस्ट्रक्शन में ले लिए तो शोभा रियल्टी है, जो एक पीवी के मेनन कुछ केरलाइट है, वो मीडियम आदमी थे, आज दुबई के टॉप 10 कंस्ट्रक्शन में एक नाम उनका है। फिर और एक कंपनी है, उसका नाम मेरे को BNW, हाँ, अंकिता अग्रवाल या अंकुर अग्रवाल, और एक फिर बाद में उसी को जो है फिल्म एक्टर सुरेश ओबराय थे ना, उनका लड़का जो हीरो था, वो भी ज्वाइन कर, हाँ जी, तो वो भी ज्वाइन करा। आज वो कंपनी 10,000 करोड़ की है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन में ले लिए, वहाँ के टॉप 10
कंपनीज में इंडिया के 4 या 5 है। जैसा मिसाल के वास्ते रिजवान साजन है, या मीडियम फैमिलीज थे, आज वहाँ जाके बहुत बड़े आदमी है। फिर रेणुका जेठानी है, दिलीप राजलूर है, मोहन वलचानी, बहरहाल नामा और एक रंजन है। ये सब कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े टाइकून्स है जो टॉप 10 टॉप 20 में इनका हिसाब आता। इंडिया से इसमें अगर टॉप 20 की बात ले लिए तो इंडिया से 10 लोग हैं, टॉप 10 की बात ले लिए तो 4 लोग हैं। ऐसे कंपनीज एक एक्सपर्ट वहाँ डेवलप कर सका, मतलब कोई सिटीज़न नहीं, खाली आदमी जाके बिजनेस का वहाँ मौका दिए तो ऐसा डेवलप कर सका। उसी तरीके से अगर गोल्ड का, दुबई गोल्ड के लिए मशहूर है। फिर अगर वहाँ टॉप 10 देखे तो उसमें इंडिया की तरफ से जो है, इंडिया की तरफ से 4 या 5 कंपनीज आते, जिसमें जायस अलोका है जो पहला नाम, मतलब इंडिया की तरफ से पहला नाम आता, कल्याण ज्वेलर्स है, तनिष्क है, फिर मलाबार है। एक बड़ा शेयर जो है इंडिया की तरफ से, सेम वे पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा शेयर मिलता। और आपको और आगे बता दूं, मिसाल के वास्ते ऐसे ऐसे लोग, जैसा मैं अभी बताया अंकित अग्रवाल या अंकुर अग्रवाल जो है, मामूली लड़का दिल्ली का, मीडियम फैमिली से था, आज जाके वहाँ पे 10,000 करोड़ जैसा है। वैसे धनुंजय बोल के एक मामूली बिलो मीडियम फैमिली बोल सकते हैं, बिलो मीडियम फैमिली, वो आदमी काम के लिए गया आदिल सुपरमार्केट के नाम से। आज दुबई के अंदर करीब 70 या 80 स्टोर्स है, 70 या 80 स्टोर्स है। तो ऐसे कई लोग हैं जो दुबई में जाके जो है बहुत बड़े पैमाने पे काम करे। अब फिर वैसी एजुकेशन की बात ले लिए, दुबई का लीडिंग ग्रुप वो है जेम्स ग्रुप, वो संजय वारगिसी है। और वैसी शारजा यूनिवर्सिटी है, सम मल्होत्रा या मिश्रा कुछ है जो बॉम्बे के है। तो वहाँ पे एजुकेशन में अगर सबसे ज़्यादा लीडिंग में है तो इंडियंस है। जेम ग्रुप तो बिल्कुल ही छाके है। तो ऐसा एक बहुत बड़ा शेयर इंडियन ऑरिजिन वालों का, यहाँ के वहाँ जाके जो सेटल, जो फिर सिटीज़न भी नहीं, खामोश 10 साल का वीज़ा ले लिया, आराम से धंधा कर लिए, बेफिक्र कर लिए, और इतनी दौलत कमाई थी जो इंडिया के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। जो इंडिया के अंदर एक आदमी यहाँ का काफ़ी बड़ा सेट भी रहेगा, वो मुश्किल से साल को जो है वाइट माउंट में तो बता ही नहीं सकेंगे। अगर बताया 5-6 करोड़ तो 60% टैक्स बन देंगे। वहाँ पे आप साल के 1000 करोड़ कमाने वाले इंडियंस एक आपको 100 लोग मिलते हैं, और साल के 100 करोड़ कमाने वाले इंडियंस आपको एक 500 लोग मिलते हैं। साल के 5-10 करोड़ कमाने वाले इंडियंस आपको वो भी 1000 लोग मिलते हैं। तो एक इजी लाइफ ये, जिसका काफ़ी असर इंडिया पे, जो आदमी यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या होता नहीं मालूम, दुबई जाके आराम से एक्सपोर्ट सीख गया, रोज़ाना कुछ ना कुछ बेच ले रहा। ऐसे कई कंपनीज है जो महीना बिल्कुल 4-5 लाख कमा लेने वाले, ये कंट्री को कुछ भेज दिया, वहाँ चावल भेज दिया, वहाँ दाल भेज दिया, मेडिकल इक्विपमेंट भेज दिए, इमिटेड ज्वेलरी भेज दिए, यहाँ जो है टेक्सटाइल कुछ भी भेज दिया, स्लीपर्स भेज दिए। ऐसे जितने गरीब ममालिक हैं इनको कुछ तो भेज दिए, या इलेक्ट्रॉनिक के छोटे मोटे पार्ट्स भेज दिए। ऐसे कई चीज़ें भेज के कमाने वाले इंडिया से जो है मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार लोग हैं, 3-4 हज़ार है। अब ऑटोमोबाइल का मामूली सामान होता, ये भेज के कमाने वाले, चाइना से मंगा के भेजने वाले, वहाँ खाली बैठ के है जहाँ पे ऑर्डर आया है करे। और फिर दुनिया को भी आदत पड़ी, जो डेवलप कंट्री से वो तो छोड़ दीजिए, छोटे मोटे कंट्री से उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो दुबई कांटेक्ट करते हैं। और ये कारोबार यहाँ पूरे, क्योंकि यूरोप अमेरिकन नेशन से सब कॉस्टली है, ये सिर्फ दुबई पे और चाइना वालों के लिए, चाइना वालों से, इंडियन से, पाकिस्तानी से, बांग्लादेशी देशों से पॉसिबल है ये कम रेट पे कुछ करना। खुद मेडिसिन सालाना जो है दुबई से जो मेडिसिन जाती चीप रेट वाली, जो इंडियन कंपनीज़ की, चाइना कंपनीज़ की जो मेडिसिन जाती, वो खुद 12,000 करोड़ की जाती। इनडायरेक्ट मार तो पड़ा। अब रही बात आगे क्या होता, वो तो हालात ही बोल सकते हैं। तो अब ये दुबई जो अपनी कुछ लय में नहीं दिख रही है, तो ये पटरी पे आने के लिए कितना वक्त लगेगा? लेके एशियन कंट्रीज़, पर्टिकुलरली गल्फ़ कंट्रीज़ में अपना आर्मी बेस के नाम से बना लेके यहाँ रोज़ाना कुछ ना कुछ हंगामा कराना है। जैसे मैं आपको समझा दिया कि जंग जो है इजराइल की, ईरान के ऊपर एक बदनामगी, उसकी वजह से जंग शुरू हुई। वो जंग में जो है पूरा गाज़ा ख़त्म कर दिए। फिर आज एक टारगेट बनाए, बैठे बिठाए करे, इनको पीछे करना था। कल दुबई डेवलप तो खैर ऐसा है, गोल्ड का लाश कोई लाश नहीं, कल फिर से शुरू हो सकता। एक्सपोर्ट्स ये रेट में कहीं भी नहीं मिलते, थोड़ी मुश्किल ज़रूर होंगी, फिर शुरू हो जाएंगे।
कंस्ट्रक्शन ज़रूर थोड़ा सबसे ज़्यादा मार खाने का कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट के रेट्स चले जाते। 14,000 प्रॉपर्टीज़ इंडियंस के हैं, ये ज़रूर मार खाते, थोड़ा इस पे अलबत्ता ज़रूर असर पड़ता। अब जैसा एयरलाइन है फिर चालू हो जाती, ट्रैफिक एक 6 महीने साल, मगर अमेरिका उसको फिर क्या पॉलिसी बनाती, छुपी हुई चाल क्या है, इसके ऊपर है। आपके मेरे अंदाज़े लगाने से ये नहीं होता। जैसे आपको किसी वक्त आपके चैनल पर मैं बोला था तीसरी जंग होंगी, तो मैं बोला बिल्कुल नहीं होंगी, बोला बिल्कुल नहीं होंगी, ये सब छुपी हुई चाल, प्लांट चाल है बोला। तो अभी भी आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते उनके हाथों पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं रहने की वजह से, रोब दबदबा नहीं रहने की वजह से ऐसा है। दुनिया भर की पुलिसिंग अमेरिका करने का कोई हक नहीं बनता, यूएनओ को रोकना पड़ता। यूएनओ खुद वो काबिल नहीं है, और ये गल्फ़ वाले उतने पावरफुल नहीं है, जाओ निकल जाओ बोलने के पावरफुल नहीं है। अब जैसा अफ़गानिस्तान लड़ सकते, मगर बर्बाद तो करके छोड़ देंगे। अब उसके पास क्योंकि फुकट का पैसा है, डॉलर के एक्सचेंज उसकी कमाई नहीं होती, मॉनेटरी बेनिफिट्स उसकी कमाई नहीं होती, फुकट में उन जो है सालाना $5 ट्रिलियन कमा रहा, तो उसमें $2-4 ट्रिलियन लगा के लड़ लेना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं होता। तो ये हो सकता नहीं हो सकता, ये हम असेस नहीं कर सकते। इसमें कुछ चीज़ें ज़रा मुश्किल है, फिर कुछ चीज़ें इमीडिएट 1-6 महीने में रिकवर हो जाते, तो ये तो बोल सकते, मगर इनकी मुनाफिकत के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल। तो ये एक अहम खुलासा, दुबई में जो तबाही मची है उसके सिलसिले में किसका कितना नुकसान हुआ और कैसा वो रिकवर करेंगे, कितने दिनों में रिकवर करेंगे, उसके लिए एक बड़ा ही अहम तज्ज़िया आपके सामने हमने पेश किया है। ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर हमें रवाना करिए। इंशाल्लाह कल फिर एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।